स्वच्छता वॉरियर्स सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा आपके साथ, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देश के विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री देश भर में 15 हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज लखनऊ और रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स LHP का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने इनकी आधारशिला जनवरी 2021 में रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में रेल और सड़क बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी 744 ग्रामीण सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। इससे पहले शनिवार को वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। पीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जोरदार स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ा। लोगों ने पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पात्र महिलाओं को आज योजना की पहली मासिक किस्त का जारी करेंगे। महतारी वंदन योजना राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 1,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। योजना से करीब 70 लाख महिलाओं को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लिए करीब 55,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी की मौजूदगी में लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिसकी आधारशिला उन्होंने फरवरी 2019 में रखी थी। पीएम मोदी ने बिल्डिंग विकसित अरुणाचल नाम की कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए सरकार अष्टलक्ष्मी के विजन से काम कर रही है। पीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर, दक्षिण और पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार, पर्यटन और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने जा रहा है। इसी को देखते हुए पूर्वोत्तर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना उन्नति का भी शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्ते की एक एक मजबूत कड़ी, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक तरफ मोदी विकसित भारत के निर्माण के लिए एक एक ईंट जोड़ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री ने असम के जोरहाट में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें स्वास्थ्य, तेल और गैस, रेल तथा आवास के साथ ही क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने वाली कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पूर्वोत्तर से जुड़ी विकास परियोजनाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी और अमृत सरोवर पर एक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुगलों को पराजित करने वाले असम के आहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल लचित बोरफुकन की 84 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने 3,100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम ने रेल लाइनों के विद्युतीकरण और दोहरीकरण सहित कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने सिलीगुड़ी और राधिकापुर के बीच नई रेल सेवा का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल विशेषकर उत्तर बंगाल के विकास पर खास ध्यान दिया है। पीएम ने कहा कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन में टीएमसी और कांग्रेस सहित पूरा इंडी गठबंधन लगातार निशाने पर रहा। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन को घेरते हुए पीएम ने कहा कि इन दलों को आम लोगों की चिंता नहीं है। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर उत्तर बंगाल की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि भाजपा के पास यहां के विकास का स्पष्ट रोड मैप है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार केंद्र की जन कल्याण योजनाओं में रुकावट डाल रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय मणिकराव खानविलकर देश के नए लोकपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने 6 सदस्यों के साथ पूर्व न्यायाधीश अजय मणिकराव खानविलकर की नियुक्ति की है। पूर्व न्यायाधीश अजय मणिकराव खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल होंगे। न्यायाधीश खानविलकर के साथ न्यायाधीश लिकप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकपाल के अन्य न्यायिक सदस्य सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय तिकरी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। सरकार ने अधिसूचना में बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 की धारा 11 के खंड 1 के तहत मिले अधिकारों को उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अरुण गोयल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जो तत्काल प्रभावी भी हो गया है। आइसलैंड के विदेश मंत्री बी बेनेडिक्टरसन भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। कल देर रात आइसलैंड के विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंचे, जहां विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने मजबूती से भारत का पक्ष रखा। रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी है। यूएमएससी में पश्चिमी यूरोप के अधिक प्रतिनिधित्व का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए G4 मॉडल के तहत सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने वीटो शक्ति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सुधार प्रक्रिया में वीटो बाधा नहीं बन सकती। परिषद में जब तक नए स्थायी सदस्यों को जगह नहीं मिल जाती, तब तक वीटो का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और टीचर एजुकेशन से जुड़ी कई पहलू की शुरुआत की। इनमें डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर अपग्रेड करना और 17 राज्यों की 52 भाषाओं में भाषा प्रवेशिकाओं का निर्माण शामिल है। भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का समापन पोर्ट ब्लेयर में हुआ। 4 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य आईसीजी और यूएससीजी के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना है। जल संरक्षण के लिए जल संसाधन मंत्रालय की ओर से कैच द रेन 2024 कैंपेन का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। इस बार इस अभियान का थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। भारतीय सेना राजस्थान के पोखरण में 12 मार्च को भारत शक्ति अभ्यास में भारत में निर्मित हथियार प्रणालियों और प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है। भारत शक्ति अभ्यास में तीनों सेनाएं अपनी मार्ग क्षमता और ताकत का प्रदर्शन करेंगी। केशवपुर मंडी के पास दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के अंदर 40 फुट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस मौके पर बचाव अभियान जारी है। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पुरी के समुद्री तट पर रेत से आकृति बनाई। तमिलनाडु के रामेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामेश्वरम अग्नि तीर्थम सागर में पिदुर कर्म पूजा की।
इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के कटनी स्थित हजरत इत्र शाहदाता पीर बाबा की पवित्र स्थली पर शुक्रान मोदी थीम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू हुआ। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल, नगाड़ों और नरसिंगों की धुनों से मंडी गूंज उठी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BAML संयंत्र में वंदे भारत शयनयान श्रेणी के कोच का किया अनावरण। अगले 5 से 6 महीने में ट्रायल होगा शुरू। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के 3 संस्करण हैं, चेयर कार, स्लीपर और मेट्रो, जहां कुर्सियान खंड पहले ही पेश हो चुका है और काफी लोकप्रिय है। वहीं वंदे भारत शयनयान की पहली संरचना तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार IPR कानून से देश में अनुसंधान और विकास को तेजी से मिला बढ़ावा। वित्त मंत्री ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों पर नीति प्रबंधन से जुड़ी हर चीज अब एक ढांचे के तहत है। इनमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक, सेमीकंडक्टर, एकीकृत सर्किट लेआउट, साइन और व्यावसायिक राज्य शामिल है। तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्षी कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार किया कि उसकी सरकार में प्रति सिलेंडर रसोई गैस की कीमत 399 से 414 रुपए थी, जबकि भाजपा सरकार में सामान्य ग्राहकों को 803 रुपए और उज्ज्वला लाभार्थियों को 503 रुपए में LPG गैस का सिलेंडर मिल रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार के तहत गैस की उपलब्धता बहुत कम थी और सब्सिडी अपात्रों के पास चली गई थी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में LPG गैस सिलेंडर कई गैस उत्पादक देशों के मुकाबले सस्ता है। सरकार ने हाल ही में गैस सिलेंडर 100 रुपए की कटौती की है। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड TTL ने तेलंगाना के 65 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उन्नत तकनीकी कौशल प्रशिक्षण केंद्र कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि टाटा समूह की कंपनी और राज्य सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत TTL सरकारी ITI को उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में करेगी विकसित। सरसों की आवक बढ़ने के कारण दिल्ली के तेल तिलहन बाजार में पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले सरसों तेल तिलहन कीमतों में आई गिरावट। आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति कम रहने के बीच सोयाबीन तेल, तिलहन, कच्चा पाम तेल, CPO एवं पामोलिन तेल के भाव मजबूत बंद हुए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की बड़ी सौगात, सिंचाई के लिए किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन पर मिलेगी मुफ्त बिजली। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की ओर से आदेश जारी। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली योजना के तहत बुंदेलखंड के किसानों को 1300 यूनिट प्रति माह और राज्य के अन्य हिस्सों के किसानों को 1045 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री।
भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह EFTA वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर करेंगे हस्ताक्षर। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के सदस्य आइसलैंड, लिंक्टनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। EFTA देश यूरोपीय संघ EU का हिस्सा नहीं है। ये मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और तेज करने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। समझौते में 14 अध्याय हैं। इनमें माल में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार और साथ में IPR, सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, सरकारी खरीद, व्यापार में तकनीकी बाधाएं और व्यापार सुविधा शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन में सालाना 17% की होगी बढ़ोतरी। नवंबर 2022 से प्रभावी होने वाले इस फैसले से करीब 8 से लाख बैंक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन AIBOC ने कहा कि महीने के सभी शनिवार को छुट्टियों के रूप में मंजूरी देने पर भी सहमति जताई गई है। हालांकि कामकाज के घंटों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार की अधिसूचना के बाद प्रभावी होगा। मालदीव अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा। चीन से रक्षा सौदे के बाद अब तुर्की से सैन्य ड्रोन खरीदा। तुर्की की एक कंपनी के साथ समझौते के बाद पहली बार मालदीव में सैन्य ड्रोन पहुंचे। मालदीव के मुताबिक देश की सीमा की निगरानी के लिए किया जाएगा इसका इस्तेमाल। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन। घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत और 10 अन्य लापता। आपदा प्रबंधन के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन के कारण 14 घर दब गए, जबकि 20,000 घरों की छत तक पानी भर गया, जिसमें 46,000 लोगों को अस्थायी सरकारी आश्रय में जाने को मजबूर होना पड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया जेल के अधिकारियों को आदेश दिया है कि सजा भुगत रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से केवल वे व्यक्ति ही मिल सकेंगे जिन्हें वे मुलाकात की अनुमति देंगे। जेल अधीक्षक असद बारिश ने अदालत की अवमानना मामले में लिखित उत्तर में कोर्ट को सूचित किया कि 2 दिन पहले जेल के पीछे हथियार और गोला बारूद किए गए थे बरामद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव किए गए विजयी घोषित। दूसरी बार देश का सर्वोच्च पद संभालने जा रहे जरदारी इससे पहले 2008 से 2013 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं और पाकिस्तान के दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति हैं। आसिफ अली जरदारी को नेशनल असेंबली और सीनेट में 255 मत मिले, जबकि उसके प्रतिद्वंदी मुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्रत्याशी 75 वर्षीय महमूद खान अचकजई को 119 मत मिले। दक्षिण चीन सागर में ताइवान के साथ तनाव, भारतीय सीमा पर विवाद और अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा को देखते हुए चीनी सरकार ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपनी रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि कर इसे $232 अरब किया। चीनी सेना के वरिष्ठ जनरल ने फर्जी सैन्य अभ्यास को लेकर चेतावनी दी, साथ ही हमेशा तैयार रहने का संदेश भी दिया। ब्रिटेन में फलस्तीन समर्थक कार्यकर्ता ने यहूदी राज्य निर्माण पर जोर देने वाले राजनेता की ऐतिहासिक पेंटिंग को नष्ट किया। इजरायल विरोधी प्रदर्शनकारी ने ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर लॉर्ड बालफोर की 1914 की ऐतिहासिक पेंटिंग पर पहले स्प्रे पेंट लगाया और फिर उसे नुकीले हथियार से फाड़ दिया, साथ ही पेंटिंग के शीशे भी तोड़ दिए। ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों ने सिंगापुर के मालवाहक जहाज प्रोपेल फॉर्चून पर मिसाइल हमला किया और अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की कोशिश की। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की नौसेनाओं ने हाउती विद्रोहियों के छोड़े 28 ड्रोन मार गिराए। नाइजीरिया में आतंकवादियों ने करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चों का अपहरण किया। हालांकि कड़न्ना राज्य की पुलिस ने आतंकवादियों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। कुरेगा शहर में स्थानीय सरकारी शिक्षा प्राधिकरण स्कूल में सुबह की सभा के तुरंत बाद घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने इस दौरान गोलीबारी भी की। भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज होने वाले खिताबी मैच में सात्विक चिराग की जोड़ी का सामना चीनी ताइपे की जोड़ी से होगा।
शनिवार की देर रात खेले गए पुरुष युगल मैच के सात्विक चिराग की जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को 21-13, 21-16 के अंतर से पराजित करके खिताबी मैच में प्रवेश किया। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत के युवा शटलर लक्ष्य सेन को हार झेलनी पड़ी। शनिवार की देर रात खेले गए अंतिम 4 के मुकाबले में लक्ष्य को थाईलैंड के कुनालावत वितिदशन ने हरा दिया। महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आमने सामने होंगी। मौजूदा टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स को 4 मैचों में जीत मिली है, वहीं आरसीबी को 3 में जीत हासिल हुई है। वहीं कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जॉयंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात ने 190 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई ने 19.5 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को नया अध्यक्ष मिल गया है। 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को निर्विरोध रूप से पीसीआई का अध्यक्ष चुना गया। चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि वे देश में पैरा खेलों के विकास को लेकर काम करेंगे। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष दीपा मलिक का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश खेलों का भूतपूर्व विकास हुआ है। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज ने इंडियन वेस्ट टेनिस प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल मुकाबले में टेलर ने चिली के खिलाड़ी को शिकस्त दी। वहीं एक अन्य पुरुष एकल मुकाबले की शुरुआती दौर में जीत हासिल कर डेनमार्क के होल्गर रूने अगले दौर में पहुंच गए। शुरुआती मुकाबले में रूने ने कनाडाई खिलाड़ी को हरा दिया है। इंडियन वेस्ट टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल वर्ग में मारिया सक्कारी ने जीत हासिल करते हुए राउंड ऑफ 32 में पहुंच गई हैं। शुरुआती दौर में मारिया ने रूस की डियाना को हरा दिया। वहीं महिला एकल के एक अन्य शुरुआती मैच में फ्रेंच खिलाड़ी कैरोलिन गार्सिया को जीत हासिल हुई है। उन्होंने बुल्गारिया की विक्टोरिया तुमोवा को हराया। दुनिया की 5वें नंबर की खिलाड़ी अमेरिका की जेसिका पेगुला की शुरुआती दौर में ही उलटफेर का शिकार होना पड़ा। जेसिका को रूस की एना बेल्कोवा ने हरा दिया। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी ने साजिद नाडियाडवाला की अगली फिल्म सनकी में नजर आएंगे। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में पहली बार पूजा हेगड़े और आहान एक साथ स्क्रीन साझा करते नजर आएंगे। आयुष शर्मा की आगामी फिल्म रुस्लान का नया पोस्टर जारी। एक्शन से भरपूर ये फिल्म 12 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2000 करोड़ रुपए के ड्रग तस्करी मामले में तमिल फिल्म निर्माता जाफर सादिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। यामी गौतम स्टारर फिल्म आर्टिकल 370 के निर्माताओं के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया आर्टिकल 370 को राज्य में कर मुक्त घोषित करने का फैसला। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपनी आगामी फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए कार्तिक ने इस बात की जानकारी दी। आदर्श शर्मा स्टारर फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी का पहला गाना वंदे वीरम 11 मार्च को रिलीज किया जाएगा। इस लॉन्च इवेंट में पुलिस ऑफिसर्स और उनके परिवार भी रहेंगे मौजूद। पृथ्वीराज सुकुमारन अभिनीत फिल्म द कोल्ड लाइफ का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिलीजिंग के दूसरे दिन अजय देवगन और आर माधवन स्टारर फिल्म शैतान ने बॉक्स ऑफिस पर 18.28 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार किया। धनुष नागार्जुन और रश्मिका मंदाना अभिनीत पैन इंडिया फिल्म कुबेरा का फर्स्ट लुक जारी। मशहूर निर्देशक शेखर कमुल्ला ने इस फिल्म को निर्देशित किया है। रिलीजिंग के बाद से ही